ये कमाल की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा करीब 250 घंटे के ऑब्जर्वेशन का परिणाम है, जिसे एक लार्ज सर्वे के दौरान क्लिक किया गया था। ये एक जनरल ऑब्जर्वर प्रोग्राम ही था, जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये करीब 1 दशक पहले हुए हबल प्रोग्राम जैसा ही था। ये तस्वीर अल्ट्रा डीप फील्ड के समान ही है, लेकिन यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 गैलेक्सीज ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में हम इससे करीब 3 गुना गैलेक्सीज देख सकते हैं। इन पिक्चर्स में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ हम नासा द्वारा बनाया गया काफी सुंदर एनिमेशन देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक ऐसी पहली पिक्चर है जिसे बाकी पिक्चर्स के मुकाबले क्लिक करने में काफी समय लगा, और ये यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत कुछ दिखाती है। ये एनिमेशन मैसी गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। ये गैलेक्सी सबसे दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये हमसे अरबों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष पहले हमारा यूनिवर्स एक डिम डॉट के रूप में था। उस समय इन अनयूजुअल गैलेक्सीज के बारे में इमेजिन करना भी एक आश्चर्य था। आज की इस वीडियो में हम स्पेस टेलीस्कोप्स की कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो वाकई काफी कमाल की हैं और आश्चर्यचकित करने वाली हैं। ये तस्वीर एक गैलेक्टिक कॉलिजन की है। ये तब हुआ था जब ब्रह्मांड लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना था। इसमें 2 अलग अलग गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं। एक गैलेक्सी ब्लू है, जिसमें बहुत सारे बेबी स्टार्स का निर्माण हो रहा है, जबकि दूसरी गैलेक्सी रेड है। ये गैलेक्सी धूल से भरी हुई है और इसमें उतने ज्यादा स्टार्स भी नहीं हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इनमें से एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कम 10 मिलियन साल छोटी है। जब गैलेक्टिक एवोल्यूशन की बात आती है तो कई कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज की पुष्टि होती है। इसमें एक ऐसी ही डिस्कवरी हुई जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी। इस पिक्चर में हर एक सर्कल 10 में से एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। जब यूनिवर्स करीब 830 मिलियन वर्ष पुराना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना एक्साइटिंग क्या है। करंट एनालिसिस के अनुसार हम जो देख रहे हैं वह कॉस्मिक वेब का एक थ्रेड है, जिसकी लंबाई लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर्स जितनी है, जो एक एंशिएंट क्वेसार गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक काफी ज्यादा एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल है। कॉस्मिक वेब कई मॉडर्न थ्योरीज की एक मेजर प्रेडिक्शन है, और अब पिछले कुछ वर्षों में हमने कई अलग अलग तस्वीरों में इसके लिए फिजिकल एविडेंस को फाइंड करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस केस में हमें जो दिखाई दे रहा है ये एक फिलामेंट है, जिसमें गैलेक्टिक क्लस्टर विकसित हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम में गैलेक्सीज फिलामेंट के साथ एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं अर्लीस्ट फिलामेंट्री स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये एंशिएंट कॉस्मिक वेब से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ये देखने में बेहद पतला और लंबा लगता है, और ये लेंथ में करीब 3 मिलियन लाइट ईयर्स है। इस स्टडी को रिसर्चर्स ने बहुत समय पहले ही थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर लिया था। पिछले कुछ महीनों में सबसे इंटरेस्टिंग खोजों में से कुछ ब्लैक होल्स के बारे में है। कुछ समय से हर हफ्ते दर्जनों ब्लैक होल्स को नए ऑब्जर्वेशंस में रिवील किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस समय 10 गुना ज्यादा ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया गया है, और यहाँ मैसिव ब्लैक होल्स की बात हो रही है। बहुत सारी गैलेक्सीज के सेंट्रल ब्लैक होल जो केसार या किसी दूसरे ब्लैक होल के निर्माण करेंगे, जिसे यूजुअली एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN के रूप में जाना जाता है। इस पिक्चर को देखिए, इनमें ब्लैक होल्स को काफी दूर से दिखाया गया है। बेसिकली ये एक्सट्रीमली ब्राइट इंफ्रारेड ग्लोव्स जैसा दिखता है, लेकिन गैलेक्सी के आसपास की पिक्चर काफी डिफरेंट मालूम पड़ती है। इसलिए फर्दर एनालिसिस में स्पेक्ट्रोस्कोपी से आसानी से पता लगाया जा सका है कि ये ब्राइटनेस कहाँ से आ रही है। क्या ये ब्राइटनेस ब्लैक होल से आ रही है या गैलेक्सी के विभिन्न स्टार्स से? रिसर्चर्स के अनुसार इन गैलेक्सीज में बहुत बड़ी मात्रा में सुपर हीटेड गैस प्रेजेंट है। पिछले कुछ महीनों में कई इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हमारे सामने आई हैं, लेकिन शायद इस साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी है सीरस 1019। ये हमसे काफी दूर स्थित एक गैलेक्सी है, जिसके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। अजीब बात यह है कि ये गैलेक्सी 3 ब्राइट क्लम्प्स के रूप में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये अब भी खुद को असेंबल कर रही है। इसके पास डिस्क शेप्ड या कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, और खास बात यह है कि इसमें स्टार्स का फॉर्मेशन काफी तेजी से हो रहा है। इसके ब्लैक होल का मास 9 मिलियन सोलर मासेस के जितना है, और ये नंबर हमारी गैलेक्सी के सेंटर के मास से 2 गुना है। कैलकुलेशंस से पता चला है कि ये ब्लैक होल पॉसिबल फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसलिए ये शायद ब्राइट भी है और इजीली विजिबल भी है। लेकिन जहां तक मैसिव ब्लैक होल्स की बात आती है तो ये पर्टिकुलरली विशालकाय नहीं है। लगभग 2 साल पहले यहाँ तक कि जेम्स वेब से भी पहले एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया था।
ये लगभग 1.6 बिलियन सोलर मासेस जितना बड़ा, मतलब कि इससे सैकड़ों गुना विशाल था। ये करीब तब फॉर्म हुआ था जब ब्रह्मांड केवल 670 मिलियन वर्ष पुराना था। इस डिस्कवरी को अब भी एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट है। ये डिस्कवरी बताती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे पास कुछ नई डिस्कवरीज हैं जिनके अनुसार कुछ मैसिव ब्लैक होल बिना किसी नियम को तोड़े अपना फॉर्मेशन बहुत तेजी से कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक ब्लैक होल की पोटेंशियल डिस्कवरी हुई जिसकी रेडशिफ्ट 12 है, जो ऐसे फैक्ट्स की ओर इशारा करती है जिनसे पता चलता है कि हमें अपनी थ्योरीज को चेंज करने की जरूरत है। ये ब्लैक होल बहुत तेजी से बड़े आकार में फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो एक एक्सट्रीमली ब्राइट एक्स-रे ऑब्जेक्ट के बारे में है। इसे UHZ1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ रेडशिफ्ट अप्रोक्सीमेटली 10 है, इसलिए ये हमारे थोड़ा करीब है और ऐसा लगता है कि ये एक अनयूजुअल ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसे सिग्नेचर्स का अभाव है जिन्हें हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस से एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी इस ब्लैक होल को कुछ हद तक अनयूजुअल बनाती है, वो ये है कि इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में धूल मौजूद है जो कई चीजों को हाइड करती है। इस पेपर में कंक्लूजन ये है कि इसके जरिए हमें ये पता लग सकता है कि ये ब्लैक होल इतने बड़े पैमाने पर कैसे बन जाते हैं। इस मॉडल को सीडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये सीड्स कुछ भी हो सकते हैं। ये मैसिव स्टार्स हो सकते हैं, शुरुआती सितारे हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन 3 स्टार्स जिनका मास थाउजेंड्स ऑफ सोलर मास के बराबर होता है, और ये डार्क मैटर के चंक्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस केस में इस विशेष आकाशगंगा के पास संभावित रूप से इनमें से कई सवालों के जवाब देने की बहुत ज्यादा संभावना है। इनमें से कई दूसरे ब्लैक होल इस बात के लिए ज्यादा सबूत और ज्यादा स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं कि वास्तव में किस कारण से वे इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। हमारे पास एक और ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये 7 के रेडशिफ्ट के साथ बमुश्किल दिखाई देने वाली एक गैलेक्सी है जहां कार्बन की खोज हुई है। रिसर्चर्स का कहना है कि टेक्निकली यहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए थे। अधिकतर स्टार फॉर्मेशंस में PAH यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसे यूजुअली मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में देखा जाता है। ये प्लैनेट के फॉर्मेशन में भी एसोसिएटेड होते हैं। साथ ही इसे विभिन्न गैलेक्सीज के एवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यहाँ एक समस्या ये है कि ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जो यहाँ चीजों को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गैलेक्सी को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ उपस्थित कार्बन मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस कारण इसे ऑब्जर्व करने में कठिनाई होगी। ये मॉलिक्यूल्स अरबों सालों पहले अस्तित्व में नहीं थे। हमारे पास निश्चित रूप से कार्बन था, लेकिन बस कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मॉलिक्यूल्स नहीं थे। मॉडर्न केमिस्ट्री ने यह प्रिडिक्ट किया है कि इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने में कम से कम कई 100 मिलियन वर्ष लगेंगे, और शायद इसीलिए अर्ली यूनिवर्स में पॉलीसाइक्लिक कार्बन्स का पाया जाना एक मिस्ट्री है। लेकिन ये यहाँ आया कैसे? पिछली एक रिसर्च में गैलेक्सी को स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें मॉलिक्यूल्स को 217.5 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर देखा गया, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये शायद वेरियस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से आया है। लेकिन इस विशेष आकाशगंगा से ऑब्जर्वेशंस 226.5 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर बेस्ड थी, जिससे पता चलता है कि ये शायद कार्बन बेस्ड थी, लेकिन वैसी नहीं जैसे कि हम उम्मीद करते हैं, या ये एक प्रकार की कार्बन डस्ट है जो यहाँ पहले से ही मौजूद थी और इनमें अभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं बने हैं। ये कॉस्मिक डस्ट कई सुपरनोवा और अर्ली स्टार्स द्वारा प्रोड्यूस की गई है, जो ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होकर एक्सट्रीमली अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रही है, और इसलिए इस समय ये सबसे ज्यादा संभावित एक्सप्लेनेशन है, जिसका तात्पर्य ये भी है कि शुरुआती ब्रह्मांड में हमारे पास आज मौजूद किसी भी चीज की तुलना में बेहद अलग केमिस्ट्री थी। इस सब के अनुसार प्लैनेटरी फॉर्मेशन और स्टार फॉर्मेशन जैसा हम सोचते हैं उससे अलग है, लेकिन ये कितना अलग है ये हम नहीं जानते। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये अब तक बताई गई सभी डिस्कवरीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये 2 न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर की एक रियल फिजिकल ऑब्जर्वेशन है। अपने आप में यह पहली बार नहीं है जब हमने न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब इसे जेम्स वेब द्वारा एक बहुत पावरफुल गामा रे बर्स्ट के माध्यम से देखा गया है। इसे मार्च 2023 में देखा गया था। यहाँ मेन डिस्कवरी ये है कि इसमें कई हैवी एलिमेंट्स पाए गए हैं।
खास तौर से लेड से भारी 15 मेटल्स जिनका एग्जिस्टेंस पहले थोड़ा मिस्टीरियस था, लेकिन अब इसे न्यूट्रॉन स्टार्स कॉलिजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये पृथ्वी से करीब 8.3 मिलियन लाइट ईयर दूर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नियरेस्ट गैलेक्सी से लगभग 130,000 लाइट ईयर दूर है। इसलिए हमारे पास वास्तव में इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिस्कवरी अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव है, खासकर इसलिए क्योंकि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा पूरी तरह से दुर्घटनावश देखा गया है। ये हमारे द्वारा देखा गया पहला किलोनोवा या सुपरनोवा नहीं है। हमारे पास एक और इंसिडेंट है जो 2022 में हुआ था, और सरप्राइजिंगली ये एक ग्रेविटेशनल लेंस का रिजल्ट था। ये हमसे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इसलिए मुझे यकीन है कि अगले कुछ महीनों में हम इनमें कई और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।